आम जनता के एक एक पैसे का हिसाब देश के बैंकों के पास होता है। आप किसी को 1 रुपया दीजिए या फिर 1000 रुपए, इसका डाटा कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन जनता को शायद ये नहीं पता होगा कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा यानी चंदा कहां से और कौन देता है, और अब तक ना ही उन्हें अधिकार था कि इसके बारे में सरकार से सवाल कर सके। यूं कहिए कि राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम चंदा देने वालों के पास पहुंचना शायद नामुमकिन होता, लेकिन अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकती है, और उसका नाम सार्वजनिक भी नहीं किया जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना कमाती हैं पार्टियां? अब आपको बता दें कि इन बॉन्ड्स की वैधता को चुनौती देने वालों में एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी शामिल थी। एडीआर का दावा है कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 16,492 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। चुनाव आयोग में दाखिल 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को करीब 1294 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, जबकि उसकी कुल कमाई 2360 करोड़ रुपए रही। यानी बीजेपी की कुल कमाई में 40% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा। कब लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना? आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी और जनवरी 2018 से इसे लागू किया था। इस तरह एसबीआई राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करता था। इस योजना के जरिए करीब 1000 या 10,000, 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक अलग अलग राशियों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इन बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी। इस अवधि में इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता था। इसके भी अपने नियम थे। उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता था जिसे चुनाव आयोग की ओर से मान्यता मिली हो, साथ ही जिन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों का न्यूनतम 1% वोट हासिल किया गया हो। अब दिक्कत कहां से आनी शुरू हुई? आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त भारत सरकार ने ये कहा था कि इसके जरिए देश के राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था बनेगी, लेकिन इसकी शुरुआत के बाद ये योजना सवालों में घिरने लगी। सवाल उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता था। कहा गया कि ये योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि बड़े कॉरपोरेट घराने अपनी पहचान बताए बिना पैसा दान कर सके। इसको लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज ने मिलकर दायर की थी। दूसरी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायर की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कैसे इकट्ठा किया जाता था चंदा? अब आपको बताते हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम नहीं हुआ करती थी तब ये पॉलिटिकल पार्टियां चंदा कैसे इकट्ठा करती थी। दरअसल जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब पार्टियों को चेक से चंदा दिया जाता था। चंदा देने वाले का नाम और रकम की जानकारी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी लाजमी होती थी। वहीं लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी। इस बुक को लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा वसूलते थे। अब राजनीतिक पार्टियों के पास आखिरी विकल्प क्या बचा है? इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकती हैं। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाला पैसा शामिल है।